नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। इसमें हम टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की 5th यूनिट को आज स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी है 5th यूनिट? शिक्षण व्यूह रचनाएं एवं शिक्षक व्यवहार में सुधार। इसमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। व्यूह रचनाएं जनरली अगर मैं बात करूं, व्यूह रचनाएं ये होती थी युद्ध में, ये आर्मी से रिलेटेड है। आपने देखा होगा गरुड़ व्यू, ये सब है ना। सो महाभारत में भी व्यू का रचना किया गया था जिसमें अभिमन्यु मारा गया था। क्लियर गाइस? सो अगर व्यू की बात करें तो जो चक्र व्यू वगैरह ये सब चीज़ें हैं ये आर्मी से रिलेटेड हैं, सेना युद्ध से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे इनका मकसद है ऐसी टेक्निक्स जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण और अर्थपूर्ण और सुगम बना दें ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है। और दूसरा इसका पक्ष रहेगा शिक्षक व्यवहार में सुधार। कि शिक्षक के व्यवहार में सुधार, वो कौन कौन से सुधार हैं जो आने चाहिए और ये सुधार आएंगे कैसे, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे ये सुधार आएंगे, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर गाइस? स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, है ना। सो इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज है, डेमोन्स्ट्रेशन है, हीरोइज्म है, डिस्कवरी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग, टीम टीचिंग, है ना, माइक्रो टीचिंग और ग्रुप टीचिंग, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेंदी भाषणबाजी नहीं करते। सबसे बड़ा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से शुरू करेंगे हम। शिक्षण व्यूह रचना क्या है? सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे जो कि इस यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और इसी पे बेस्ड आगे चीज़ें इसमें चलती चली जाएंगी। क्लियर गए? सो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है कि शिक्षण व्यूह रचना क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। व्यूह रचना के प्रकार तो यहाँ पे जिन जिन ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे गिवन है। क्लियर गाइज? सो 2016 में प्रश्न आया था, 17 में आया था और 2019 में प्रश्न आया था। क्लियर गाइज? सो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन की गई है व्यूह रचना को समझाने की कि वर्तमान युग में जो शिक्षण कार्य है एक कठिन और जटिल कार्य हो चुका है ना। भाई शिक्षा ने काफ़ी प्रगति उन्नति कर ली है, बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे आ गई हैं जिसमें जो सारी टेक्निक्स के बारे में हम पहली 4 यूनिट में पढ़ चुके हैं। क्लियर गाइज? सो पहले बहुत ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। जब आप लोग छोटे होंगे तब भी आपने देखा होगा, है ना। बीएड जब आप मतलब बीएड में नहीं, सॉरी, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में होंगे तब आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड चौक से पढ़ाया जाता था। कोई स्मार्ट क्लासेस का कोई नामो निशान नहीं था, कोई एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह कुछ नहीं थे, है ना। लेकिन आते आते समय में क्या होने लगे? अनुसंधान होने लगे, इन्वेंशंस होने लगे, है ना। और चीज़ों को डेवलप साइंटिस्ट लोग करने लगे जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। देखिए आप घर बैठे अब मोबाइल से ऑनलाइन जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। क्लियर गाइस? सो शिक्षण कार्य कठिन जटिल हो चुका है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाओं, विधियों, युक्तियों, दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन करना पड़ता है कि क्या हमें पढ़ाना है। सबसे पहले तो ये चयन करना है और उस चीज़ को, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री इसके लिए उपयुक्त रहेगी, कौन सी युक्ति इसके लिए उपयुक्त रहेगी, कौन सी विधि हमें यहाँ पे यूज़ करनी है और व्यूह रचना क्या होगी। इन सब का मीनिंग एक ही है कि कैसे उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और रुचिकर और सुगम बनाया जा सके। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका मीनिंग है और इसीलिए व्यूह रचना कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्यों करेंगे? व्यूह रचना से कोई होगा थोड़ी ना। ठीक है, व्यूह रचना जो है हम इसीलिए करते हैं ताकि जो शिक्षण अधिगम है वो इजीली हो सके। व्यूह रचना किसको हम बोलेंगे? ऐसी युक्तियाँ, ऐसी विधियाँ, ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रियाएं जो शिक्षण की प्रगति में या शिक्षण अधिगम के सुगमतापूर्वक हो जाने के लिए उसमें सहायता करती हैं। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को हम व्यूह रचना बोल देते हैं। ठीक है, युक्तियाँ भी बोल सकते हैं, विधियाँ भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ लोगों ने बोला है इसके बारे में। जैसे कि B.O. स्मिथ ने बोला है कि व्यूह रचना का अर्थ कार्य के उन रूपों से है
जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं तथा कुछ अन्य कार्यों से रक्षा करते हैं। ठीक है ना, बात वही आ गई। व्यू रचना का अर्थ ऐसे कार्यों से है जो कुछ उपलब्धियों, जो हमें अचीव करना है। क्या अचीव करना है? हमें शिक्षित करना है बच्चों को, है ना। और बच्चों को क्या अचीव करना है कि उनको ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, यही तो गोल है। सो उनको अचीव करने के लिए जो क्रियाएं की जा रही हैं उन्हीं को व्यू रचना बोल दे रहे हैं। स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार शिक्षण व्यू रचना पाठ की एक सामान्य योजना है जिसमें उसकी संरचना, शैक्षणिक लक्ष्यों के रूप में छात्रों का अपेक्षित व्यवहार और व्यू रचना को प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियोजित युक्तियों की रूपरेखा सम्मिलित है। तो स्टोन्स मॉरिस आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि शिक्षण व्यू रचना, इन्होंने क्या बोला है कि एक सी सिंपल, साधारण सी, जनरल सी एक योजना है, एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जिसमें सारी ही चीज़ें की संरचना है या शैक्षणिक जो लक्ष्य हमने अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन जो रखा है टीचर ने छात्रों के लिए, और छात्रों ने जो रखा है कि अपने अधिगम को कैसे बढ़ाया जाए, उन दोनों के लक्ष्य, है ना। और छात्रों का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और व्यू रचना का प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियोजित जो युक्तियां हैं, जो विधियां हैं, उनकी सबकी रूपरेखा सम्मिलित है। ये सबका कॉम्बिनेशन है शिक्षण व्यू रचना। ठीक है ना। व्यू रचना शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले ही करना होता है। हाँ बिल्कुल, पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने मान लिया एक बार पढ़ा दिया क्लास में या पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ व्यू रचना कैसे करेंगे कि आपको क्या करना है ना। क्या सामग्री आपको लेनी है, कौन सी विधि से आपको पढ़ाना है, आगमन से पढ़ाना है, निगमन से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना, आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना है, स्मार्ट क्लास लेनी है कि नॉर्मल क्लास लेनी है, चौका यूज़ करना है, मानचित्र लेने हैं, ग्लोब लेना है। तो ये पढ़ाने से पहले टीचर को ये सारी गतिविधियाँ करनी होती हैं। ठीक है ना। लेकिन अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान भी भविष्य की व्यू रचना के बारे में कुछ विचार एकत्रित कर सकता है। वो जब मान लिया आज का पढ़ा दिया उसने, तो भविष्य मतलब कल होने वाली या नेक्स्ट क्लास के लिए वो डिस्कशन कर सकता है कि कैसे व्यू रचना की जाए। ठीक है, वो डिस्कशन अपने मैनेजमेंट से हो सकता है, अपनी टीम से हो सकता है, अपने कलीग से हो सकता है, छात्रों से हो सकता है। वैसे व्यू जो मैं बता रहा था, देखो ये रहा वो। ठीक है, व्यू जो यूज़ होते हैं वो, है ना, गरुड़ व्यू, चक्र व्यू, ये सब सारी व्यू जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सेना की गतिविधियों कार्य प्रणाली में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पद्धति और शिक्षण व्यू रचना में क्या अंतर है ना, इनका अंतर देखते हैं। प्रोफेसर एम वर्मा ने पद्धति की परिभाषा क्या बोली है कि पद्धति केवल एक अमूर्त तार्किक प्रत्यय होता है। हम पदार्थ तथा पद्धति में भेद कर सकते हैं, जबकि वास्तव में दोनों एक जैविक तथ्य को बनाते हैं। पदार्थ पद्धति का निर्धारण करता है, पाठ्यवस्तु आत्मा साहित्य की शैली तथा ढंग को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। तो पद्धति मतलब मेथड, और अमूर्त तार्किक प्रत्यय मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट, नीचे लिखा है ना, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल प्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। सो पद्धति एक मेथड, पद्धति मतलब मेथड है। ठीक है, और पदार्थ, तो दोनों की बातें हुई है। अभी इसको ध्यान से समझना, क्योंकि डेफिनेशन से आपको समझ कम आएगा। ठीक है, पदार्थ जो हैं वो चीज़ें, जो भौतिक पदार्थ हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने में, ठीक है, वो निर्धारित करते हैं कि पद्धति कैसी होगी, क्योंकि हम क्या क्या पदार्थ यूज़ कर रहे हैं। मेथड उन्हीं पे बेस्ड होगा। ठीक है ना भाई, हम चौक यूज़ कर रहे हैं, शामपट यूज़ कर रहे हैं, या हम फिर प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो मेथड होगा वो उस पदार्थ पे बेस्ड होगा, उस मैटर पे बेस्ड होगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं, जबकि ये दोनों एक ही जैविक तथ्य को बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी सामग्री को यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक मेथड भी होगा, यूज़ करने का भी मेथड होगा, और उससे छात्रों को बताने का भी एक मेथड होगा। ठीक है, तो एक पद्धति होगी। ठीक है, तो दोनों एक साथ मिलके ही कार्य करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहा गया है कि शैक्षिक तकनीकी से शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों की अपेक्षा शिक्षण व्यू रचना तथा युक्तियों को विशेष महत्व दिया जाता है। व्यू रचना प्रत्यय अधिक व्यापक होता है तथा शिक्षण विधियां कम व्यापक होती हैं। शिक्षण विधियों में केवल पाठ्यवस्तु के
प्रस्तुतिकरण को ही ध्यान में रखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जबकि शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षण के सभी पक्षों, पाठ्य वस्तु भी उसमें आ जाता है, कार्य विश्लेषण, उद्देश्य भी उसमें आते हैं, अनुभव भी उसमें आते हैं, छात्रों के स्तर भी उसमें आते हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी योग्यता क्या है ना, उनकी आयु क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के व्यूह रचना किया जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें सिर्फ एक विधि यूज़ कर ली जाती है कि हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है, उसमें बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो जाहिर सी बात है, व्यापक मतलब होता है वाइड, बहुत दूर तक फैला हुआ, ठीक है ना। तो जो इसका क्षेत्र है किसका, व्यूह रचना का, वो वाइड है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वो कवर कर रहा है, ठीक है। जबकि शिक्षण विधियाँ सिर्फ पाठ्य वस्तु को ही कवर करती हैं, सिर्फ सिलेबस पे फोकस किया जाता है कि क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ाना है, और किसी विधि का चयन करके उस सिलेबस को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। जबकि व्यूह रचना में सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि रुचियाँ आपकी कैसी हैं, कौन सी विधि यहाँ पे उपयुक्त रहेगी, और उम्र कितनी है, और छात्रों के स्तर क्या हैं, है ना। अब भाई हर एक छात्र इंटेलिजेंट नहीं हो सकता और हर एक छात्र डल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक कक्षा में अलग अलग छात्र हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान में रख के व्यूह रचना किया जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या हो सके, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन मतलब जितना व्यवहार परिवर्तन करना शिक्षक चाहता है उतना हो सके, ठीक है दोस्तों। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि व्यूह रचना में उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इन उद्देश्यों को आधार मानकर ही शिक्षण व्यूह रचना का चयन किया जाता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, है ना, उद्देश्यों को आधार मान के व्यूह रचना का जो है ना चयन किया जाता है कि क्या उद्देश्य हैं जिनको हमें पूरा करना है और इससे कैसा व्यूह की रचना हमें करनी होगी ताकि ईजिली जो है वो बच्चों को शिक्षित किया जा सके, ठीक है दोस्तों। सो दूसरी ओर शिक्षण पद्धतियों में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें प्रस्तुतिकरण का ढंग प्रमुख होता है शिक्षण पद्धतियों में, ठीक है ना। इन शिक्षण पद्धतियों का निर्धारण पाठ्य वस्तु की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। जैसी प्रकृति होगी, जैसा पाठ्य वस्तु होगा, पद्धति वैसे ही यूज़ होगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि पाठ्य वस्तु या सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चयन करते हैं कि उसको कैसे मौखिक बताना है, कि श्यामपट्ट पे लिख के बताना है, या मानचित्र की सहायता से बताना है, कि ग्लोब की सहायता से बताना है, या फिर हमें प्रोजेक्टर की सहायता से बताना है, या टेलीविज़न में पिक्चर दिखानी है उन लोगों को, ठीक है ना, गाना दिखाना है कि क्या दिखाना है, ठीक है दोस्तों। सो ये जो हमें टॉपिक पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग चयन किया जाता है पढ़ाने से पहले, है ना। शिक्षण पद्धतियों में संपूर्ण उपागम का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत शिक्षण व्यूह रचना में सूक्ष्म माइक्रो अप्रोचेस को अपनाया जाता है। सो दोस्तों, वीडियो का लगभग एंड आ चुका है और इसमें एक लाइन आपको दिख रही है, शिक्षण पद्धतियों में शिक्षण को एक कला माना जाता है लेकिन व्यूह रचना का उद्देश्य प्रभावशाली अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना होता है, ठीक है ना। यही बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है और यही सारा मेन मकसद है। इसी चीज़ के इर्द गिर्द जो है वो शिक्षक शिक्षण तकनीकी घूमती है ताकि अधिगम जो परिस्थितियां हैं वो रुचिपूर्ण, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण, सुगम, सुदृढ़, प्रभावशाली हो सकें। अब कुछ शिक्षण व्यूह रचनाओं के प्रकार हैं। यहाँ पे 10 प्रकार की व्यूह रचनाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं जिनका हम एक एक करके जिनके बारे में बात हम कर लेंगे, ठीक है ना। उनकी डेफिनेशन देख लेंगे और उनके प्रकार, उनके गुण और दोष, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो व्याख्यान व्यूह रचना, लेक्चर स्ट्रेटजी है, प्रदर्शन व्यूह रचना है, खोज व्यूह रचना है, ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना है, परियोजना व्यूह रचना है, गृह कार्य असाइनमेंट्स, नेता विहीन समूह, हाँ नेता विहीन समूह या टी ग्रुप व्यूह रचना है, ठीक है ना। टी ग्रुप बहुत बार पूछा जाता है, लेक्चर स्ट्रेटजी, प्रदर्शन, ठीक है ना। और मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क क्या बोल दिया मैंने, मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। पात्र अभिनय या भूमिका निर्वहन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, भूमिका करना या पात्र अभिनय बोल सकते हैं, रोल प्लेइंग। टोली
शिक्षण, ग्रुप शिक्षण, है ना, टीम टीचिंग। सो ये 10 प्रकार के जो हैं व्यू रचनाएं हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। क्लियर गाइस? सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं वीडियो लेक्चर को। टिल देन गाइस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने की नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। मेन यहाँ पे जो बातें हैं बताई जाती हैं लेक्चर में वो लिखते रहें। ये पेपर टाइम में आपको बहुत काम आएगा और मार्क्स लाते रहें। ऑल द बेस्ट।